गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आपका स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रीत चौधरी में। आप सभी कैसे हैं? आई होप अच्छे एंड स्वस्थ होंगे। हमारी आर एस प्री 2023 की वो टेस्ट सीरीज चल रही थी, जिसमें आज का हमारा टेस्ट है वो 27 नंबर टेस्ट रहने वाला है। इससे पहले हमने 26 इम्पोर्टेंट टेस्ट है वो कवर कर लिए। अगर आपने अभी तक ये 26 क्लासेस नहीं ली है तो आपको ज़रूर लेनी चाहिए, क्योंकि ये आपको बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवाई गई है, जिससे आपकी तैयारी है वो बहुत अच्छी होगी। ये जो हमारी टेस्ट है सीरीज है, ये पूरे के पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग है। आपको पूरा का पूरा सिलेबस है वो कवर करवाएगी। और आज का जो टेस्ट है हमारा 27 नंबर टेस्ट है, ये हमारे टॉपिक इसमें इंडियन आर्ट एंड कल्चर और इंडियन हिस्ट्री, साथ में इसमें ज्योग्राफी, और वो भी ज्योग्राफी आपकी राजस्थान की ज्योग्राफी। तो ये क्वेश्चंस हैं आज हम इसमें कवर करेंगे। और इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगी कि आप इस क्लास को जब देखना स्टार्ट करें तो अपने साथ है A4 साइज़ के आपके पेपर, जिसमें आप शॉर्ट नोट्स बनाते हो, और पेन ज़रूर लेके बैठे और आपके शॉर्ट नोट्स है इसे ज़रूर बनाएं। जो भी आपको इम्पोर्टेंट की पॉइंट बताए जाएँ वो आप नोट डाउन करें। तो चलिए आज की क्लास है वो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सन 1920 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता विशेष अधिवेशन में महात्मा गांधी के असहयोग प्रस्ताव का समर्थन है वो किसने किया था? इसमें हमसे पूछा जाता है, 2-3 क्वेश्चन बनते हैं कि 1920 का अधिवेशन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। और इसमें है गांधी जी, महात्मा गांधी जी है, उनके समर्थन में कौन थे और उनके विरोधी कौन थे, ये हमसे पूछा जाता है। तो 1920 के कलकत्ता अधिवेशन था में गांधी जी के जो कार्यक्रम के विरोध की अधिक आशंका थी कि ये इनका विरोध ज़्यादा होगा, लेकिन फिर भी गांधी जी ने है वो अपना प्रस्ताव है वो पास करवा लिया था। ठीक है, तो गांधी जी के अगर समर्थक पूछे हमें तो समर्थक कौन कौन थे इसमें मोतीलाल नेहरू इनके समर्थन में थे, और सैफुद्दीन किचलू, शौकत अली, इसके अलावा याकूब हसन इम्पोर्टेंट है, आपको नोट डाउन करना है ताकि आपको ये याद रहे। तो अब तो इसमें ये चार है, चार में से 3 इनके समर्थन दे रखे हैं, 1 इनका विरोधी दे रखा है। तो इसमें समर्थन में हमें हो सकता है अगला क्वेश्चन पूछे, उसमें इन तीनों के अलावा जो मैं यहाँ बता रही हूँ वो पूछ ले, तो ये हमें पता होना चाहिए। अगले डॉक्टर अंसारी भी इनके समर्थन में थे, और इनके ये थे जितेंद्र लाल बनर्जी थे। और अगर इनके विरोधियों में पूछ ले कि विरोधियों में कौन थे, तो विरोधियों में एक तो MM यानी मदन मोहन मालवीय थे, दूसरी एनी बेसेंट थी। तो आपको याद रखना है, विरोधियों में MM मालवीय यानी मदन मोहन मालवीय और एनी बेसेंट। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 4th। CR दास, मोतीलाल नेहरू, VC पाल, शौकत अली, याकूब हसन, डॉक्टर अंसारी और आपके जितेंद्र लाल बनर्जी, ये सब क्या थे? ये इनके प्रस्ताव जो ऐसे वो प्रस्ताव था उसके समर्थन में थे, और उसके विरोध में कौन थे? एनी बेसेंट और मदन मोहन मालवीय। राइट आंसर ऑप्शन 4th। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। इस साइड है वो चित्रकार दे रखे हैं और इस साइड है वो चित्रशैली दे रखी है। हमें बताना है कि इन चित्रशैली जो चित्रकार है उन्होंने किस चित्रशैली थी उससे संबंधित थे, और वो किस प्रकार के चित्र है वो बनाते थे। इसमें ये सारे के सारे जो चित्रकार दे रखे हैं, ये सारे के सारे हैं वो आपके जो हुमायूं, अकबर और आपके जहांगीर, इनके काल के थे, यानी ये मुगल काल के चित्रकार हैं। अब हम इनमें देखेंगे कि कौन कौन से है वो किस राजा किस मुगल के शासनकाल के थे। सबसे पहला है बसावन। तो बसावन है ये अकबर के काल का था, अकबर के समय का था, और अकबर के समय का सर्वोच्च चित्रकार था, या सर्वोत्कृष्ट बोल दी ये चित्रकार था। इसके जो चित्र पर ईरानी प्रभाव देखने को मिलता था।
और बसावन को जो ये महत्वपूर्ण ये कलाकृति पूछ ले कि बसावन की महत्वपूर्ण कलाकृति कौन थी, तो इनकी महत्वपूर्ण कलाकृति थी जिसमें इन्होंने मजनू को एक दुबले पतले से घोड़े पर बैठा हुआ और उसके साथ है एक उजाड़ वन में घूमता हुआ सा, या फिर उजाड़ क्षेत्र बोल ले, भटकते हुए सा दिखाया गया है। तो इसमें आपको अगर पूछ ले कि बसावन है वो किसके समय का था, तो अकबर के समय का था। सर्वोत्कृष्ट इसको चित्रकार माना गया था और इसकी बसावन की महत्वपूर्ण कलाकृति है वो मजनू को एक दुबले पतले घोड़े के साथ उजाड़ क्षेत्र में घूमते हुए इसकी चित्रकारी है वो दिखाई गई है। अगला है मंसूर। मंसूर है जहांगीर के काल का, मंसूर है जहांगीर के काल का। और इसके बारे में पूछ ले कि इन्होंने जो चित्र बनाए हैं वो किससे संबंधित है, तो ये पशुओं पक्षियों इनका चितेरा था, पशु पक्षियों का चितेरा था। तो वनस्पति एवं जीव जंतु से संबंधित चित्रशैली में जो चित्रकार था वो था मंसूर, जो कि जहांगीर के काल का था। मीर सैयद अली की बात करें तो ये हुमायूं के समय थे। ये किसके समय थे, ये हुमायूं के समय थे। और जो मीर सैयद अली है इनको फारस से हुमायूं भारत लेके आए थे। कहाँ से, फारस से भारत लेके आए थे। और फारस से दो जनों को लेके आए थे, एक तो मीर सैयद अली को लेके आए थे, एक अब्दुल समद को लेके आए थे। अब्दुल समद। तो आपको याद रखना है कि मीर सैयद अली और अब्दुल समद ये दोनों चित्रकार है, ये हुमायूं के समय है। और जो मुगल चित्रकला है, मुगल चित्रकला, अगर इसकी पूछ ले आपको तो मुगल चित्रकला की जो नींव है वो किसने, हुमायूं ने डाली थी। और ये फारस से लेके आए थे भारत में। तो मुगल चित्रकला का विकास है वो किससे हुआ था, वो मीर सैयद अली और अब्दुल समद के समय से या इनके द्वारा हुआ था, जो कि ये फारस से आए थे। तो आपको याद रखना है मुगल चित्रकला है उसकी नींव किसने डाली थी, हुमायूं ने डाली थी। मिस्किन है, अगर मिस्किन की बात करें तो मिस्किन के चित्रों में यूरोपियन प्रभाव है वो देखने को मिलता है। तो इसमें ए में ए, बी में 2, सी में 3 और डी में 4 हो जाएगा। तो जो नीचे कूट दिया हुआ होगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। गोवा, दमन एवं दीव की मुक्ति, गुजरात एवं महाराष्ट्र राज्यों का गठन, नागालैंड का राज्य का गठन, अंडमान एवं निकोबार का संघीय रूप से गठन। तो इसमें हमें बताना है कि कौन कौन सी जो घटनाएं हैं वो पहले हुई, या तो गोवा, दमन एवं दीव की मुक्ति पहले हुई, राज्यों का गठन हुआ, नागालैंड का गठन हुआ। तो ये सब हमें है वो कालाक्रम यानी क्रम के अनुसार से पहले किसका हुआ, फिर किसका, ऐसे क्रम के अनुसार हमें बताना है। इसमें जो सबसे पहले घटना हुई थी वो हुई थी अंडमान एवं निकोबार का संघीय रूप से गठन, जो आपका राज्य पुनर्गठन अधिनियम है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 इसके द्वारा है वो अंडमान एवं निकोबार का संघीय के रूप में गठन होना। ठीक है, तो डी सबसे पहले आएगा। डी सबसे पहले किस में, ऑप्शन 4 में दिया हुआ है, यानी आपका राइट ऑप्शन है 4th ही हो जाएगा। अगर इसका डी 2-3 में दिया हुआ था तो हम अगला देखते, और अगला कौन सा है, अगला है कि गुजरात एवं महाराष्ट्र राज्यों का गठन होना 1960 में जो बम्बई प्रांत था, बम्बई था उसका विभाजन हुआ और उसके विभाजन से 2 राज्यों का गठन हुआ। एक तो आपके गुजरात का हुआ और दूसरा आपका महाराष्ट्र का हुआ। और ये आपके मराठी भाषी राज्य था, मराठी भाषी, और ये गुजराती भाषी। तो इनको महाराष्ट्र और गुजरात को है वो राज्य बनाए गए थे। तो आपका फिर आ जाएगा बी 2 नंबर पे। अगला 1961 की घटना है। 1961 में सैनिकों के हस्तक्षेप से दमन द्वीप को पुर्तगालियों से मुक्त करवाया गया था। गोवा, दमन द्वीप को पुर्तगालियों से कब, 1961 में अलग करवाया गया था या मुक्त करवाया गया था। तो फिर आ जाएगा आपका ए। अगला है हमारा नागालैंड राज्य का गठन। तो नागालैंड राज्य है वो किससे अलग हुआ था, ये असम से अलग हुआ था। आपको ध्यान में रखना है कब हुआ था, 1962 में हुआ था। तो असम से अलग करके 1962 में नागालैंड राज्य बनाया गया था। तो ये मैंने आपको चारों बता दिए। तो क्रम से डी, बी, ए, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन है 4th। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद में वशिष्ठ को किसके पुरोहित के रूप में प्रस्तुत किया गया है, तरवसुओं के, कुरुओं के, भरतों के और पूर्वों के। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3rd है भरतों के।
इस क्वेश्चन में आप दो चीजें नोट डाउन कर लेना कि एक तो जो ऋग्वेद में जो वशिष्ठ है उनको किसके पुरोहित माना गया है, उनको भरतों के पुरोहित माना गया है। तो जो वशिष्ठ थे ये भरतों के साथ साथ यानी भरत जो आपके जन थे उनके साथ साथ ये 5 आर्य जातियों के पुरोहित थे। और जो ये भरत जन थे इनके राजा कौन थे, इनके राजा थे सुदास। तो इनके राजा सुदास और जो 10 राजाओं का संघ था, 10 राजाओं का जो संघ था उनके जो पुरोहित थे वो कौन थे, विश्वामित्र थे। और इनका आपने कई बार पढ़ा होगा कि जो सुदास और जो 10 राजाओं का संघ था इनका युद्ध है वो रावी नदी के किनारे है वो लड़ा गया था। तो ये एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है। और इस युद्ध को क्या बोला जाता है, इसे दासरज्ञ युद्ध बोला जाता है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, आपसे काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो दासरज्ञ युद्ध है वो किस नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे, किस किस के बीच में, जो भरतजन के राजा सुदास थे वो और 10 राजाओं का संघ जिसके पुरोहित विश्वामित्र थे। अब ये विश्वामित्र वाला इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है कि 10 राजाओं का जो संघ था उनके पुरोहित कौन थे, तो उनके पुरोहित थे विश्वामित्र। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 3rd। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन, अशोक के स्तंभ अभिलेख किस लिपि में लिखे गए हैं, केवल ब्राह्मी में, ब्राह्मी और खरोष्टी में, ब्राह्मी खरोष्टी अरमाइक में, ब्राह्मी खरोष्टी अरमाइक ग्रीक में। तो ये क्वेश्चन हम तभी अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे जब हमारे ये अशोक के जो सारे अभिलेख है वो अच्छे से पढ़े होंगे। अब इसमें हमने ये भी पढ़ा है कि जो अशोक के अभिलेख थे वो ब्राह्मी खरोष्टी अरमाइक और इसमें लिखे गए थे, आपकी यूनानी भाषा में लिखे गए थे, यूनानी लिपि में लिखे गए थे। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, इसमें सिर्फ यही पूछा है कि अशोक के स्तंभ अभिलेख है वो किस में लिखे गए थे। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट, केवल ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। अशोक के जो अभिलेख थे वो प्राकृत भाषा तथा ब्राह्मी लिपि इसमें लिखे गए थे। तो अशोक ने अपने अभिलेखों में ब्राह्मी, खरोष्टी, यूनानी और अरमाइक इन लिपियों का, इसके साथ ही यूनानी भी आ जाती है, तो इन चारों का जो प्रयोग है वो किया था। लेकिन हमसे क्या पूछा है, अशोक के स्तंभ, और अशोक के स्तंभ लेख कितने थे, 7 स्तंभ लेख है, उसमें केवल ब्राह्मी लिपि का यूज किया गया है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट है। तो आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लेना कि आपको अगर सीधा अभिलेख के बारे में पूछे तो आपको क्या आंसर करना है, स्तंभ अभिलेख के बारे में पूछे तो क्या आंसर टिक करना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में निम्नलिखित में से किस अधिकारी को कर वसूलने का कार्य सौंपा गया था, समाहर्ता, सन्निधाता, प्रतिवेदक, व्रज भूमिक। इस क्वेश्चन में हम दो चीजों पर कंफ्यूज होते हैं, पहला तो समाहर्ता और दूसरा सन्निधाता, क्योंकि ये हम जब पढ़ते हैं तो हमें एक जैसा सा लगता है। लेकिन इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, समाहर्ता। जो कौटिल्य के अर्थशास्त्र थे उसमें कर वसूलने का, आय व्यय का ब्यौरा रखना, आय व्यय के ब्यौरे के लिए, आपके वार्षिक बजट को तैयार करने के लिए, वार्षिक बजट इसे तैयार करने, ये सारे काम थे, ये किसके थे, समाहर्ता जो नामक अधिकारी था उसके है। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि कोषाध्यक्ष कौन था, कोषाध्यक्ष ये इससे मिलता जुलता सही है, तो इसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये था सन्निधाता। तो आपको याद रखना है, समाहर्ता है उनके कार्य थे कर वसूलना, आय व्यय का ब्यौरा रखना, वार्षिक बजट तैयार करना, और अगर आपसे पूछ ले कोषाध्यक्ष तो वो सन्निधाता। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन है फर्स्ट। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित स्थापत्य को काल क्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। 2.5 दिन का झोंपड़ा, दीनपना है, कोटला फिरोजशाह है, अलाई दरवाजा। इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। जो 2.5 दिन का झोंपड़ा है उसका निर्माण तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, ऐबक ने। उसके बाद है फिर अलाई दरवाजा। तो अलाई दरवाजे का निर्माण है वो अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था, अलाउद्दीन खिलजी ने। उसके बाद है वो आपके कोटला फिरोजशाह, कोटला फिरोजशाह का निर्माण है वो किसने करवाया था, आपके फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था,
फिरोज शाह तुगलक ने। और फिर दीनपना का जो निर्माण है वो करवाया था हुमायूं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है फर्स्ट। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, चोल स्थानीय स्वशासन के लिए उत्तरदायी समितियों के सदस्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? वे मतदान द्वारा चुने जाते थे, वे लॉटरी निकालकर चुने जाते थे, सदस्य बनने के लिए उन्हें कतिपय शर्तों को पूरा करना होता था, चोरी के अपराध में दंडित कोई व्यक्ति सदस्य नहीं बन सकता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट कि वो मतदान द्वारा चुने जाते थे। नहीं, जो चोलकालीन स्थानीय स्वशासन था उसमें जो समितियों के सदस्य थे उनको चुनने के लिए जो प्रत्येक गांव उनको वार्डों में बांटा जाता और एक गांव को कितने 30 वार्डों में बांटा जाता था। 30 वार्डों में बांटा जाता था और जो प्रत्येक वार्ड में एक व्यक्ति, फिर 30 वार्ड थे, फिर एक वार्ड में है वो एक व्यक्ति को चुना जाता था। एक वार्ड से एक व्यक्ति को चुना जाता था और उनको किसके द्वारा? लॉटरी से चुना जाता था। और फिर जो वारियम की सदस्यता थी उसके लिए 35 से 70 की आयु के जो व्यक्ति होते थे उनका नामांकन किया जाता था और वो वही व्यक्ति होते थे जो कई शर्तों को पूरा करते थे। जैसे शर्त उनमें कौन कौन सी थी कि उस व्यक्ति के पास है वो लगभग 1.5 एकड़ तक उसके पास जमीन हो और अपनी ही भूमि में बना मकान है उसमें वो मकान में रहता हो और साथ में उसमें क्या था कि कभी भी वो दंडित नहीं हुआ हो। तो 3 इसमें कंडीशन थी। कौन सी? कि वो 1.5 एकड़ भूमि होनी चाहिए उसके पास और उसके साथ ही वो अपने बने मकान में रहता हो और साथ में अपराध में कभी भी दंडित नहीं हुआ हो। तो ये तीनों चीज़ें तो आपकी सही है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट जो कि इसमें असत्य दिया हुआ है। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, कौन सा युग्म है वो असुमेलित है? इस साइड घटनाएं और इस साइड है वो सन दिए हुए हैं। सबसे पहले कि रायगढ़ में शिवाजी का राज्यारोहण एवं महाराज छत्रपति उपाधि धारण करना, क्या ये सही दिया हुआ है? इसका आंसर ये है कि मैं आपको पहले से क्रम से बता दूं कि कौन सा किस हिसाब से हुआ था। सबसे पहले इसमें शिवाजी का जन्म दिया गया है। तो शिवाजी का जन्म है वो 20 अप्रैल 1627 को पूना में हुआ था। पूना में अगर आपसे दुर्ग पूछे तो कौन सा? शिवनेर दुर्ग में हुआ था। इनके पिताजी का नाम शाहजी भोसले था और माता का नाम क्या था? जीजाबाई था। ये सब आपको पता ही है। तो इनका जन्म कब हुआ था? 20 अप्रैल 1627 को। तो शिवाजी का जन्म इसका सुमेलित दे रखा है। अगला, इसके बाद में 1659, तो 1659 में शिवाजी द्वारा अफजल खां का वध, ये भी बिल्कुल सही है। ये कैसे किया? जब बीजापुर के शासक अली आदिल शाह द्वितीय था, ये अली आदिल शाह द्वितीय था। इन्होंने शिवाजी की शक्तियों को दबाने और उन्हें कैद करने के लिए योजना बनाई थी, जो कि कब है? 1659 में। और इस योजना के लिए इन्होंने सरदार जो अफजल खां था उसको भेजा था, नेतृत्व में एक सैन्य टुकड़ी भेजी थी जिसकी हत्या वो शिवाजी ने कर दी थी। तो आपका ये भी सही दे रखा है। अगला है 1666। 1666 में शिवाजी का आगरा से पलायन, ये भी इन्होंने बिल्कुल सही दिया है। क्यों जी शिवाजी है वो जयसिंह के कहने पर है वो औरंगजेब से मिलने आगरा गए थे, लेकिन उनका वहाँ पे कोई भी सम्मान नहीं हुआ तो वो वहाँ से दरबार से उठकर चले गए थे और औरंगजेब ने उन्हें कैद करके जयपुर भवन आगरा में रखा था, लेकिन वहाँ से वो निकल गए थे। तो इसमें से ये तीनों सही है। तो आपका जो असुमेलित है वो ऑप्शन फर्स्ट ही होगा कि रायगढ़ में शिवाजी का राज्यारोहण एवं महाराज छत्रपति उपाधि धारण करना 1675, ये 1675 नहीं, ये 1674 है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है फर्स्ट। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, अगर इसमें सन भी आपसे पूछ ले तो ये आपकी होगी 16 जून 1674। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी आर.जी. भंडारकर ने, ज्योतिबा फुले ने, एम.जी. रानाडे ने और बी.जी. तिलक ने। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है थर्ड। एम.जी. रानाडे हैं, उन्होंने महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संप्रदाय के अनुयायी अशोक वृक्ष की ईश्वर के रूप में पूजा करते हैं तथा अपने हाथ में मोर पंख का गुच्छा रखते थे? पाशुपत, आजीविक संप्रदाय, दिगंबर जैन और बौद्ध।
तो आपका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, आजीविक संप्रदाय के जो अनुयायी है वो अशोक वृक्ष की ईश्वर के रूप में पूजा करते हैं, हाथ में मोरपंख का गुच्छा रखते हैं और साथ में ही ये मांग कर हथेली पर रखकर है वो भोजन करते हैं, मांग कर हथेली पर रखकर भोजन करते हैं, इसलिए इनको हथो प्लेन कहा जाता है, हथो प्लेन कहा जाता है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि किस संप्रदाय के अनुयायियों को हथो प्लेन कहा जाता है, तो ये कहा जाता है आपके आजीविक संप्रदाय के अनुयायी को। क्यों? क्योंकि ये मांग कर हथेली पर रखकर भोजन करते हैं, इसलिए इनको हथो प्लेने कहा जाता है। और जो ये आपसे अगर पूछ ले कि जो आजीविक संप्रदाय के अनुयायी है या फिर आजीविकों का जो उल्लेख है वो किसने कहाँ पर मिलता है, तो पाणिनि और इसके साथ ही पंतजलि के महाकाव्य वहाँ पर इनका जो उल्लेख है वो वहाँ पर मिलता है। और साथ में आप ध्यान रखना कि जो ये जो आजीविक संप्रदाय है इनका प्रवर्तक किनको माना जाता है, तो मोखलीपुत्र गोसाल, पुत्र या पुत्र बोल दे, जो गोसाल उनको क्या माना जाता है? उनको इस संप्रदाय का प्रवर्तक या उन्नायक माना जाता है। और ये बौद्ध और जो जैन थे, बौद्ध और जैन उनके मुख्य प्रतिद्वंदी हुए। तो ये 3-4 चीजें हैं आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। राइट आंसर ऑप्शन 2। आगे बढ़े हमारा अगला क्वेश्चन, गहन निर्वाह कृषि किस क्षेत्र में केंद्रित है? भूमध्य सागरीय जलवायु के क्षेत्र में, मुख्य नदी घाटी तथा डेल्टाई क्षेत्रों में, संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य पश्चिमी मैदानों में और स्कैंडिनेविया के लेपलैंड क्षेत्रों में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, मुख्य नदी घाटियों तथा डेल्टाई क्षेत्रों में। तो गहन कृषि या फिर गहन निर्वाह कृषि उन्हीं क्षेत्रों में होती है जहाँ पर क्या है, जनसंख्या का दबाव अधिक होता है, यानी जनसंख्या है वहाँ पे ज़्यादा होगी, जनसंख्या अधिक होती है, वहाँ पर क्या होती है, गहन जो निर्वाह कृषि होती है वो होती है। तो मुख्य नदी घाटियाँ होती है, डेल्टाई क्षेत्र होते हैं, वहीं पर जनसंख्या का दबाव है वो अधिक होता है। आगे बढ़े हमारा अगला क्वेश्चन, राज्य के किस क्षेत्र में वर्षा में अधिक परिवर्तनशीलता दृष्टिगोचर होती है? आबू खंड प्रदेश में, मरुस्थलीय क्षेत्र में, शेखावाटी प्रदेश में और चंबल बेसिन में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, मरुस्थलीय क्षेत्र में। यहाँ पे अगर हम बात करें जो हमारा राजस्थान है उसके पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी क्षेत्र की, इस क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पे है वो अधिकांशतः वर्षा है वो कमी होती है, लेकिन कभी कभी है वो अत्यधिक हो जाती है। जैसे आपने एक बार देखा होगा कि बाड़मेर में कवास क्षेत्र में बाढ़ आई थी, कवास क्षेत्र में। तो ये क्या होगी कि अधिक परिवर्तनशीलता होती है, अभी कभी तो है वो अधिकांशतः तो है वो वर्षा कमी होती है, लेकिन कभी कभी है वो ज़्यादा हो जाती है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन, राज्य के वे जिले कौन से हैं जिनमें जनसंख्या घनत्व है वो 2011 की जनगणना अनुसार 500 से अधिक है? ये क्वेश्चन मैंने आपको कई बार करवाया है। मैंने आपको जो शुरू के सबसे ज़्यादा जो चार आपके जिले हैं सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले वो और सबसे कम वाले मैंने आपको बताए हैं। तो जनसंख्या घनत्व क्या होता है? जो प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले जो औसत व्यक्तियों की संख्या होती है, वर्ग किलोमीटर में रहने वाले औसत व्यक्तियों की संख्या होती है, उससे क्या होती है, जनसंख्या घनत्व होते हैं। और 2011 की जनसंख्या घनत्व पूछ ले तो हमारे राजस्थान की कितनी है? 200 प्रति वर्ग किलोमीटर है। राज्य में सर्वाधिक देखें तो वो है जयपुर की, जयपुर का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, कितना? 595। और दूसरा भरतपुर का, और भरतपुर का कितना है? 503 है। तो ये दो राज्य हैं, दो आपके जिले हैं जिनका जनसंख्या घनत्व है वो कितना है? 500 से अधिक है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। आगे बढ़े हमारा अगला क्वेश्चन, राजस्थान में शुष्क सागवान के वृक्षारोपण हेतु सर्वाधिक उपयुक्त जिले हैं? बाड़मेर, बीकानेर, गंगानगर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, झालावाड़, बूंदी, कोटा, भरतपुर, अजमेर और जयपुर। जो शुष्क सागवान के वन होते हैं वो 75 से 110 सेंटीमीटर वर्षा वाले जो वार्षिक क्षेत्र होता है, वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र होते हैं वहीं पे होते हैं। तो ये इतनी जो वर्षा होती है वो कहाँ होती है? ये आपके बांसवाड़ा में, डूंगरपुर में
और जो आपका उदयपुर का दक्षिणी भाग होता है, उदयपुर का जो दक्षिणी भाग होता है, और जो कुछ एक भाग होता है जैसे बारां हो गया, कोटा हो गया, कोटा और झालावाड़ हो गया, उनके कुछ एक जो आपके क्षेत्र होते हैं या फिर कुछ एक भाग होता है वहां पर होता है। लेकिन इसमें हमें ऑप्शन में डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर ये तो तीनों दिए हुए हैं, तो राइट आंसर तो हमारा ऑप्शन 2 हो जाएगा। झालावाड़, बूंदी, कोटा, झालावाड़ और कोटा को तो हम मान सकते हैं क्योंकि कुछ एक भाग में होता है, लेकिन बूंदी में नहीं होता, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 2 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन, राज्य का वह अभयारण्य कौन सा है जिसके क्षेत्र में इंदिरा गांधी नहर है वो बहती है? ताल छापर, रामगढ़ विस्तारी, वन विहार और राष्ट्रीय मरु उद्यान। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, राष्ट्रीय मरु उद्यान है, जो कि कहाँ पे है, जैसलमेर में, जैसलमेर और बाड़मेर। तो ये है राष्ट्रीय मरु उद्यान है। इससे कौन सी नहर है वो बहती है, इंदिरा गांधी नहर। और जो हम राष्ट्रीय मरु उद्यान की बात करें तो ये हमारे राज्य का सबसे बड़ा अभयारण्य है, राज्य का सबसे बड़ा अभयारण्य, सबसे बड़ा। और ये किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ पे आकल वुड फॉसिल पार्क है, फॉसिल पार्क भी स्थित है, पार्क स्थित है। क्यों? और ये किसके लिए प्रसिद्ध है, ये जीवाश्मों के लिए प्रसिद्ध है, ये जीवाश्मों के लिए प्रसिद्ध है। इसके साथ साथ ही इसमें पूछा जाता है कि जो ये हमारा राष्ट्रीय मरु उद्यान है, ये राज्य पक्षी गोडावण और इसके साथ साथ जो राज्य पशु चिंकारा है उसके लिए प्रसिद्ध है, और इसी अभयारण्य से जो हमारी इंदिरा गांधी नहर परियोजना है वो बहती है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, हमारा ऑप्शन है 4 हो जाएगा। आगे बढ़िए, हमारा अगला क्वेश्चन सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। सूची फर्स्ट में है वो लिफ्ट नहरें दे रखी है, और जो सूची सेकंड है वो आपकी अगली स्लाइड पे है कि इस साइड है, इसमें लाभान्वित जिले दे रखी हैं। तो हमें इनका मिलान करना है कि कौन सी जो लिफ्ट नहर है वो कौन से जिले हैं उनको लाभान्वित करती है। इसमें अगर सबसे पहले हम बात करें जयनारायण व्यास नहर का, तो जयनारायण व्यास लिफ्ट नहर है, इससे लाभान्वित होने वाले जिले हैं जैसलमेर तथा जोधपुर, ठीक है। चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर है, इससे आपका हनुमानगढ़, इसके साथ साथ चूरू, बीकानेर, झुंझुनू और ये जिले हैं, ये आपके चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर है उससे लाभान्वित होती हैं। इससे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है कि अपनी योजना कहाँ संचालित की जाती है? तो ये योजना है वो इन जिलों के गांवों में संचालित की जा रही है, किसके लिए? जलापूर्ति के लिए। अब आपसे 3 क्वेश्चन बन सकते हैं, अपनी योजना है वो किन जिलों में संचालित हो रही है, तो ये आप जिले बता देंगे, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, झुंझुनू। ये पूछ सकते हैं कि किसके लिए? जलापूर्ति के लिए, ठीक है। और साथ में किसके सहयोग से, ये इंपॉर्टेंट है, किसके सहयोग से? तो ये जर्मनी के सहयोग से ये संचालित की जा रही है। अगला है पन्नालाल बारूपाल है, ये आपसे पूछे कि कौन से पन्नालाल बारूपाल है, कौन से क्षेत्र में और कौन से जिलों में प्रवाहित है? तो ये लिफ्ट नहर है, ये जाती है आपके नागौर और बीकानेर। और इससे अगर पूछ ले कि जो पन्नालाल बारूपाल है इसका पूर्व नाम क्या था, तो ये इसका पूर्व नाम था आपके गजनेर लिफ्ट नहर। तो आपको पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर है, ये लाभान्वित करती है नागौर और बीकानेर को, इसका पूर्व नाम था गजनेर लिफ्ट नहर। डॉक्टर करणी सिंह लिफ्ट नहर की बात करें तो इससे बीकानेर और जोधपुर और इसका पुराना नाम या पूर्व नाम पूछ ले तो कोलायत लिफ्ट नहर। तो ये सारे मैंने आपको बता दिए, तो आप इससे मिलान करके इसका राइट आंसर जो नीचे कूट में दिया हुआ होता है वो कर सकते हैं। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म है वो असंगत है? माही बजाज साकर माही नदी पर, भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी पर, व्यास परियोजना व्यास नदी पर, बिसलपुर परियोजना गंगा नदी पर। अगर हम बात करें तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 जो कि असंगत दिया हुआ है।
बीसलपुर परियोजना है वो गंगा नदी पर नहीं है, वो बीसलपुर जो बांध आपके टोंक जिले में है, बीसलपुर बांध जो कि कहाँ पे है, टोंक जिले की। और कई बार अगर कस्बा पूछ ले तो कस्बा आपका है टोडरा रायसिंह, टोडरा रायसिंह, रायसिंह इस कस्बे में। और किस नदी पर है, बनास नदी पर, बनास नदी पर। अगली अगर आपसे माही बजाज सागर बांध या इस परियोजना के बारे में पूछे तो ये एक बहुउद्देशीय योजना है, बहुउद्देशीय योजना। इसका उद्देश्य क्या है कि जो हमारा दक्षिणी राजस्थान है, हमारा राजस्थान है, तो इसका जो दक्षिणी राजस्थान है उसमें जो आदिवासी क्षेत्र है, बहुल क्षेत्र है, वहाँ पे माही नदी के जल का पेयजल के रूप में उपयोग किया जाए, पेयजल के रूप में उपयोग किया जाए, उसका सिंचाई के रूप में उपयोग किया जाए और साथ में उससे है वो विद्युत का उत्पादन भी किया जाए। तो जो हमारे आदिवासी बहुल क्षेत्र है उसमें इसका प्रयोग या इसका यूज है वो किया जा सके, उपयोग किया जा सके। तो माही बजाज सागर बांध हो गया। अगला हमारा भाखड़ा नांगल परियोजना है, वो पंजाब के जो होशियारपुर आपका जिला है, किसका, पंजाब का। तो उसमें सतलज नदी पर है ये बनी हुई है और ये राजस्थान, पंजाब और हरियाणा इसकी संयुक्त परियोजना है। कई बार पूछा जाता है कि ये योजना है वो किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है, तो उसमें कई बार पूछ ले तो भाखड़ा नांगल परियोजना राजस्थान, पंजाब और हरियाणा की है वो संयुक्त परियोजना है। व्यास परियोजना की बात करें तो व्यास है वो सतलुज, रावी तथा व्यास तीनों नदियों के जल का उपयोग करके तो ये व्यास नदी पर बनाई गई है। और ये व्यास नदी पर ही पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की ये भी तीनों की संयुक्त परियोजना है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन 4 हो जाएगा जो कि असंगत दिया हुआ है। आगे बढ़े हमारा अगला क्वेश्चन, हमें सुमेलित करना है और इस साइड पार्क दिए गए और इस साइड इनके स्थान दिए गए। कौन सा पार्क है वो कौन से स्थान में है। सबसे पहला होजेरी पार्क, होजेरी पार्क है वो आपके चौपंकी भिवाड़ी में स्थित है जो कि अलवर में, अलवर में। अगला पुष्प पार्क की बात करें तो ये खुसखेड़ा अलवर में है। अगला एग्रो फूड पार्क की बात करें तो एग्रो फूड पार्क है वो हमारे रानपुर कोटा में है, रानपुर कोटा, इसे राजपुर भी बोला जाता है, रानपुर कोटा। और अपेरल पार्क है वो कहाँ पे है, ये महल जगतपुरा जयपुर में है। तो ये हमारे मिलान कर दिया, ए में आपका सेकंड आ जाएगा, बी में थर्ड, सी में फोर्थ और डी में फर्स्ट आ जाएगा। नीचे जो भी कूट दिया हुआ होगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े हमारा अगला क्वेश्चन और इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन कि इस साइड है वो क्षेत्र के नाम दे रखे और इस साइड खनिज यानी खनिज उत्पादक क्षेत्र होते हैं उनका हमें मिलान करना है। सबसे पहले हमें दिया हुआ है तलवाड़ा, लीलवानी और कालाकुंटा, ये मैग्नीज क्षेत्र है, मैग्नीज उत्पादक क्षेत्र है। तो ये बिल्कुल सही दे रखा है, मैग्नीज उत्पादक क्षेत्र है और तलवाड़ा, लीलवाना, कालाकुंटा जो कि बांसवाड़ा में, बांसवाड़ा में राइट है। अगला है मोरिजा, डाबला, नीमला, ये है लोह अयस्क, लोह अयस्क के उत्पादक क्षेत्र है, ये भी बिल्कुल सही दे रखा है। मंगला, ऐश्वर्या, रागेश्वरी, ये है ये हीरा उत्पादक नहीं, ये गलत है, ये तेल उत्पादक क्षेत्र है, ये तेल उत्पादक क्षेत्र है। तो हमें बताना है असुमेलित जो कि ऑप्शन थर्ड है, तो हमारा राइट आंसर है हो जाएगा। अगला है पलाना, खारी, चानेरी, ये कोयला उत्पादक क्षेत्र है, ये कोयला उत्पादक है। तो हमारे ये चारों हो गए कि ये मैग्नीज उत्पादक, मोरिजा, डावला, निमला लोह अयस्क, मंगला, ऐश्वर्या, रागेश्वरी ये तेल के कुओं के नाम है जो तेल उत्पादक क्षेत्र है, पलाना, खारी और चानेरी ये कोयला उत्पादक क्षेत्र है। तो राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। ये हमने इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन कर लिए। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। अब मिलते हैं हम अगली क्लास में अगले नए कंटेंट के साथ। अगली हमारी जो क्लास होगी कल की वो ज्योग्राफी की होगी जिसमें हमारे इंडिया ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी और राजस्थान ज्योग्राफी के क्वेश्चन होंगे। तो चलिए मिलते हैं कल की क्लास में।